to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। उत्तर प्रदेश में 5 मार्च को कैबिनेट का विस्तार किया गया। 4 नए नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन नामों के बारे में जान लेते हैं। पहला नाम सपा और भाजपा के बीच आवाजाही के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के प्रमुख हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक हैं। 2017 में भी यहीं से जीते थे। योगी सरकार में मंत्री बने। 2019 में उन्हें गठबंधन विरोधी गतिविधियों के चलते मंत्री पद से हटा दिया गया। 2021 में सुभासपा ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, सपा का साथ पकड़ा। 2022 का चुनाव सपा के साथ मिलकर के लड़ा, लेकिन इसके बाद फिर से राजभर भाजपा के पास वापस आ गए। जब से वापस आए तब से मंत्री पद की आस में थे, अब मंत्री पद उन्हें मिल गया है। राजभर का कहना है कि शपथ ग्रहण के लिए कपड़ा 6 महीने से सिलवा करके रखे हुए थे। दूसरा नाम अनिल कुमार, आरएलडी के नेता हैं। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक हैं। 2022 में उन्होंने बीजेपी के ही प्रमोद उटवाल को करीब 6000 वोटों से हराया था। 2017 में इसी सीट से बसपा के टिकट पर लड़े थे और नंबर 3 पर रहे थे। इससे पहले 2012 में बसपा के टिकट पर इसी सीट से जीते भी थे। 2007 में मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से जीते थे। हाल ही में आरएलडी ने सपा का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन ज्वाइन किया है। इसी के बाद से ये कयास थे कि यूपी में कुछ आरएलडी नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है, और अब वही हुआ है। तीसरा नाम है दारा सिंह चौहान का। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे। सपा ने घोसी से टिकट दिया और दारा सिंह जीते। फिर कुछ समय में ही विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापस लौटे। फिर से घोसी सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन इस बार सपा के ही सुधाकर सिंह से हार गए। अब भाजपा ने विधान परिषद से उनको सदस्यता दी। चौथा नाम है भाजपा नेता सुनील शर्मा का। उन्होंने 2017 और 2022 में गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। यानी 2 भाजपा नेताओं को मंत्री पद मिला। एक पद सुभासपा के खाते में गया और एक पद आरएलडी के खाते में गया। ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही यानी 4 मार्च को आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में अपनी 2 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान। भाजपा से गठबंधन के बाद आरएलडी को ये 2 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिन सहयोगियों को साथ लिया, अब उन्हें उनके हिस्से के मंत्री पद दिए जा रहे हैं ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। इस मंत्रिमंडल विस्तार को इसी तरह देखा जा रहा है। अगली खबर इस आलिशान सोसाइटी के वीडियो से शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रेस्टीज फैल्कन सोसाइटी। ये सोसाइटी आईटी हब का गुणवाचक विशेषण पा चुके बेंगलुरु में स्थित है। प्रेस्टीज फैल्कन सिटी में करीब 3000 लोग रहते हैं। यहाँ के रहवासियों के लिए अपार्टमेंट प्रबंधन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यहाँ के निवासियों से अपील की गई है कि वो पानी का इस्तेमाल कार धोने जैसे कामों में ना करें। ये तो एक सोसाइटी की बात हुई। बेंगलुरु की एक और हाउसिंग सोसाइटी ने यह ऐलान किया है कि उनके निवासी अगर पानी बर्बाद करते हुए पाए गए तो उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए सोसाइटी में एक विशेष सुरक्षाकर्मी भी तैनात किया जाएगा। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि बेंगलुरु के कई लोग एक दिन के अंतराल पर नहाने के लिए मजबूर हैं। बचपन में पढ़ाया गया जल ही जीवन है का पाठ भले ही हम भूल गए हों, लेकिन सुबह नित्य कर्मों की शुरुआत से लेकर रात में गला तर करके सोने तक पानी हमारी सबसे मूलभूत ज़रूरतों में से एक है। अब ये विडंबना देखिए कि 4 मार्च को बेंगलुरु में ग्लोबल बिजनेस फोरम के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने 2032 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन होने का लक्ष्य निर्धारित किया। 1 ट्रिलियन का मतलब है कि 8,29,000 करोड़ रुपए। एक तरफ कर्नाटक की अर्थव्यवस्था लाख करोड़ होने के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ राजधानी बेंगलुरु पानी जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए तरस रही है। हजारों आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स वाले इस शहर की आबादी 1 करोड़ के ऊपर है। हर साल की तरह इस बार भी वहाँ पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, और इसकी वजह खोजने के क्रम में हमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट दिखी। इसके मुताबिक कावेरी नदी बेसिन में जलाशयों में पानी की कमी और बेंगलुरु में तेजी से होते शहरीकरण ने यहाँ जल संकट बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट बेंगलुरु के जल संकट को किस नजरिए से देख रहे हैं, सुनिए। बेंगलोर में जिसे अप्रैल शावर्स करके बोला जाता था, प्री मॉनसून शावर्स यहाँ पर एक ट्रेंड रहे थे, खास करके कुछ या 1 दशक पहले तक, जबकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत होती थी। गार्डन सिटी का नाम है बेंगलोर का, और जब यहाँ पर ग्रीनरी इतनी है तो प्री मॉनसून शावर्स जो थे अप्रैल शावर्स के नाम से हमेशा होते थे। लेकिन पिछले 1-2 दशक में जिस तरह से बेंगलोर ने एक्सपैंड किया है, जिस तरह से ग्रोथ हुआ है, उसका फॉरेस्ट कवर जो है वह 38% से घट के अभी 20% से भी कम है, तो जिसके चलते हुए हमें
दिक्कत ये आती है कि प्री मानसून शावर्स जो कि एटलीस्ट सॉइल में एक नमी लाते थे और ग्राउंड वाटर कुछ हद तक रिचार्ज करते थे, वो एक चैलेंज बन के आ गया है। लेकिन सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स अगर मैं कहूंगा जिन्हें, वो है यहाँ के बिल्डर्स, और वो है यहाँ का जो एक लॉबी जो कि लेक्स को पूरी तरह से खा गया है। एक समय था कुछ दशक पहले तक जब बेंगलोर में इट वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि 108 वाटर बॉडीज होती थी पूरे शहर में। और धीरे धीरे हमने देखा है कि बिल्डर माफिया हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, या पीडब्ल्यूडी खुद जो है, इन्होंने इस लेक्स को धीरे धीरे से खत्म करके यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना दी हैं, प्लॉट्स बना दिए, अपार्टमेंट्स बना दिए हैं, जिसके चलते हुए कि आज हम ये देख रहे हैं कि 108 में से सिर्फ 36 वाटर बॉडीज रह गई हैं कर्नाटक में, बेंगलोर में, शहर में। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इन तालाबों से होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन, बड़े बड़े टावर्स, जिस तरह की कॉलोनीज बन रही है, हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर को रिफिल करने की भी कोशिश की जाती है, वो नहीं हुआ। हालांकि एक दशक पहले सरकार ने अधिनियम बनाए थे, रूल्स बनाए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर 50 स्क्वायर मीटर से बड़ा कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस हो, ऑफिसेज हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, होटल्स हो, सबको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो सबसे बड़ा कल्प्रिट यह है कि किसी ने भी वो 10-20 हजार या 50 हजार रुपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म्स पे नहीं लगाया है। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम आज देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस हमारे सामने है। 4 मार्च को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान से भी जाहिर हो गया था कि बेंगलुरु में पानी की किल्लत कितनी भयावह समस्या है। उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में लगभग 14,700 बोरवेल हैं, जिसमें 6,997 सूख गए हैं। हम एक वॉर रूम भी बना रहे हैं, सभी अधिकारी ये प्रयास करके समाधान निकालेंगे। हम पानी के टैंकरों के लिए भी एक सामान्य कीमत तय करेंगे। साथ ही जल आपूर्ति के लिए 556 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। डीके शिवकुमार ने अपने बयान में पानी के टैंकरों की सामान्य कीमतें तय करने की बात भी कही है, क्योंकि पानी की कमी के बीच टैंकर माफियाओं की मनमानी भी जोरों पर है। पानी का टैंकर सप्लाई करने वाले लोग दोगुनी कीमतें वसूल रहे हैं। लोगों को इस बात की चिंता भी सताती है कि बुकिंग करके पैसे देने के बाद भी टैंकर वाले समय पर नहीं आते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलुरु में वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी BWSSB यानी बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 5 मार्च के दिन टैंकर मालिकों को चेतावनी दी है कि उन्होंने 7 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो राज्य सरकार उनके टैंकर जब्त कर लेगी। अगली खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साईबाबा को माओवादियों से कथित संबंध के मामले में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 5 मार्च को यह फैसला सुनाया। प्रोफेसर साईबाबा 90% से अधिक विकलांग हैं और व्हील चेयर पर रहते हैं। GN साईबाबा को 5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, तभी से वो व्हील चेयर पर हैं। फिलहाल वो नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में साईबाबा करीब 9 साल से जेल में हैं। GN साईबाबा सहित 5 अन्य को महाराष्ट्र पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार किया था और महाराष्ट्र की निचली अदालत ने उन्हें 2017 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मई 2014 में पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया था और प्रतिबंधित माओवादी पार्टी से संपर्क होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा था कि साईबाबा ने 2012 में प्रतिबंधित संगठन रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। साईबाबा अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताते रहे हैं। 2017 में गढ़चिरौली जिला अदालत ने उन्हें और अन्य आरोपियों को UAPA और IPC के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में सभी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के दौरान एक कैदी की मौत भी हो गई थी। 14 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साईबाबा को आरोपों से बरी करते हुए आदेश दिया कि उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। हाईकोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट ने GN साईबाबा की रिहाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट से कहा था कि मामला गंभीर है, इसलिए फिर से विस्तार से जांच कीजिए। अब इसी जांच का नतीजा आया है और GN साईबाबा को आरोपों से बरी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के सामने अब यह विकल्प है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। GN साईबाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाते थे, फिर एक आरोप लगा, जेल हो गई। 9 साल वो जेल में ज़मानत के लिए याचिकाएं लगाते रहे, लेकिन वो याचिका खारिज हुई। एक बार बरी करने का आदेश आया तो 24 घंटे में स्टे लग गया। मुमकिन है कि 1-2 दिन में वो जेल से बाहर भी आ जाएं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करे। तो आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही।
अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।